और साथी धीरे धीरे आ रहे हैं जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। नवेद शाह जी जुड़ गए हैं। हेलो नवेद जी, कैसे हैं? आदाब। दीपक बौद्ध जी, जय भीम। एडवोकेट लकेश पाटिल जी, जय भीम सर, जय भीम। रिचर्ड माइकल सर, जय भीम सर, गुड आफ्टरनून। श्रेयांग अन्ना कांबले जी, जय भीम सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। इकबाल हुसैन साहब, जय हिंद सर, जय भीम सर, आदाब। जी, प्रधान मित्तल साहब भी जुड़ गए हैं। प्रथम जी, प्रथम क्या हाल है प्रथम? दुर्गेश सबले जी भी जुड़ गए, जय भीम। अविनाश सेजवाल जी, रत्न लांगवेवार जी भी, कमल चौहान जी भी, एस के बाबर साहब, धनराज कांबले साहब, देवी सिंह दवेदा भी जुड़ गए हैं, शिव कुमार जी भी जुड़ गए हैं। डेंजरस डेंजरस खिलाड़ी निशांत सागर जी भी जुड़ गए हैं। मनोज कुमार निम जी भी देख रहे हैं। अविनाश सेजवाल जी भी जुड़ गए हैं। साथ ही मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इसको साथ ही साथ में आप शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे। आप जानते हैं मैं बहुत ज़रूरी बात होती हैं तभी आपके सामने आता हूं। तो बहुत ज़रूरी बातें हैं क्योंकि करीब 15 दिन हो गए उस समय जब मैं आपके बीच में आया था, उसके बाद से अब मैं आपके बीच में आ रहा हूं। बलराम मीणा साहब, जय भीम सर। निशांत सागर साहब, जय भीम। सतीश गुलाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप भी देख रहे हैं। वसीम अहमद साहब, सतीश कुमार जी भी, जय भीम। तो बहुत ज़रूरी बातें हैं साथियों, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, लोग क्या सोचते हैं मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो लोग सताए जाते हैं, जो कमजोर हैं, जिन पर अत्याचार होते हैं, जिनके खिलाफ अन्याय होता है, मैं उनकी बात उठाता हूं, मैं उनके साथ में हूं, मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। जिन महापुरुषों की बदौलत आज मैं इस देश में इतना सम्मान का जीवन जीता हूं, इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रखता हूं, बोल पाता हूं, उन्हीं के मैं पिछले लोगों की बात कहूं, उनकी आवाज उठाऊं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। कहने को तो बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज इसमें दो ही मुद्दे मैं विशेष रूप से रखूंगा और जिसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ ऐसे हो सकता है साथी ऐसे हों जिनको ये चीज अच्छी ना लगे, और जिन साथियों को लगे कि यार ये किसी तरह की ये अलग सी बात कह रहे हैं जैसे करें, बट मैं आपको जरूर जो सही बात है वही आपको बताऊंगा। अभी एक साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र उन्होंने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात होगी क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के तो अब यह मामला, अब या कोई भी बात होना मैं समझता हूं बेईमानी हो गई है, वो जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दबे कुचले लोगों की जिंदगी को रक्षा करने की बजाय उनके विरोध में खड़े होकर और सरकार की बात करने की जो कोशिश वो कर रही है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत देश के सामने है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक होना चाहिए था, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उसके पास थी। उसको गरीब, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं और देश के हित में सारे काम करने चाहिए थे, लेकिन वो देश के हित में काम न करके वो एक, उसने भी बिल्कुल एक जाति विशेष वाली मानसिकता को धारण कर लिया है और एक संप्रदाय विशेष की मानसिकता को उसने धारण कर लिया है। और सरकार के ऐसा लगता है सारे निर्णयों से कि सरकार के इशारे पर वो सारे काम कर रही है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को अपसाइड नहीं किया जा सकता। जो भी बात होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट आएगी ही आएगी, क्योंकि जब लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, लोग भूख से मर रहे हैं, दवा के बिना मर रहे हैं, पुलिस वाले पीट रहे हैं, सरकार कोई सुन नहीं रही है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में खड़े होकर उनकी कोई मदद नहीं कर रही है गरीबों की, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल खड़े होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के विरोध में तो खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं। साथियों, मैं बात शुरू करता हूं, बाकी साथी आते रहेंगे, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि जल्दी बात खत्म करूं, लेकिन बात जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। साथियों, अभी पिछले संडे को बीजेपी आईटी सेल के जो तनखैया कीड़े हैं, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, उस पर ट्विटर पे एक ट्रेंड कराया, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ये करके उन्होंने ट्रेंड चलाया। और ये बात जो मुझे पता लगी, मिस्टर नीरज पटेल जो उसके नेशनल जनमत के संस्थापक हैं और यूट्यूब चैनल है नेशनल जनपथ, और जिसको मैंने देखा, मिस्टर नीरज पटेल बहुत ही बेबाक तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, निडरता के साथ में हर बात को पूरे फैक्ट के साथ में लोगों के सामने रखते हैं। तो पहले तो मैं नीरज पटेल साहब को आप अपनी तरफ से और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से मुहिम चलाई है और SC ST OBC को इकट्ठा करने के लिए वो लगातार जो काम कर रहे हैं, उनके लिए सैल्यूट, उनके लिए दिल से धन्यवाद। यही मुझे एक चीज याद आ गई, कहीं वो फिर मैं भूल ना जाऊं, वो भी मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। साथियों, हमारे बौद्ध समाज के बड़े मजबूत दो प्रचारक दिल्ली से रहे हैं, पूरी दुनिया में जिनको लोग जानते हैं, श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध साहब, पीछे उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। और दूसरे शादरा के रामनगर में रहने वाले, शादरा दिल्ली के रामनगर में रहने वाले श्री रामपाल गौतम साहब, उनका भी निधन हो गया। दोनों ही बौद्ध समाज के लिए काम करने वाले, बौद्ध विचारधारा को प्रचारित करने वाले, लगातार देश में काम करने वाले ऐसे साथी आज हमारे बीच नहीं हैं। तो उनको मेरी तरफ से और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। साथियों, अब मैं आता हूं साथियों, जो नीरज पटेल जी ने बात कही थी, नीरज पटेल जी ने बहुत तरीके से समझाया कि जो ये ट्रेंड है, ये किसने चलाया? क्या ये अहीरों ने चलाया, यादवों ने चलाया क्या, या इसके पीछे कोई और है? तो उन्होंने बड़ी रिसर्च करके उन्होंने बताया, जब वो घुसे उसमें तो उन्होंने देखा कि वो यादवों का ट्रेंड नहीं था, वो अहीरों ने नहीं चलाया था, वो बीजेपी आईटी सेल ने चलाया था। और जिसमें पांडे, मिश्रा और आपके जो कितने ही, मतलब जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो आईटी सेल के उनके तनखैया कीड़े हैं, उनकी तरफ से वो चलाया गया ट्रेंड था। उसमें कुछ राजपूत भी, और उसके बाद में उसमें बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए कई जो अहीर समाज के, यादव समाज के जो लोग हैं, वो भी उसमें शामिल हुए। और इसके अलावा भी कुछ और जो लोग जो जाति के नाम से जुड़ जाते हैं, वो भी उसमें यादव समाज के लोग शामिल हो गए। तो नीरज पटेल जी ने बहुत तरीके से समझाया कि भाई अगर ये ट्रेंड करना है तो ये ट्रेंड अहीर जो आपकी रेजिमेंट हो, ये इस समय पर ट्रेंड कैसे कराएगा? क्योंकि अहीर तो करा नहीं सकते, यादव तो करा नहीं सकते, उनकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो ये ट्रेंड करा सके, तो कौन करेगा? देख के पता लगा कि उसके पीछे वही बीजेपी। तो ऐसे समय में क्यों कराया गया? ऐसे समय में क्यों कराया गया? जिस समय हालात बुरे हैं, वो इसलिए कराया गया, नंबर एक, जहां तक मैं समझता हूं, एक, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है, बिहार के चुनाव में पूरी तरह से घुस चुकी है, लग चुकी है। और वो अमित शाह की 72,000 LED वाली जो उसकी वर्चुअल जो रैली थी, उससे आपको पता है, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और बिहार में यादव समाज की संख्या बहुत बड़ी है, यादव समाज एक निर्णायक फैक्टर है। तो उस यादव समाज को टारगेट करके, और उस यादव समाज को टारगेट करके जो बहुजन की, SC ST OBC की और माइनॉरिटी की जो एक इकट्ठा ताकत हो रही है, जो लगातार ये इकट्ठे हो रहे हैं, उस ताकत को बिखेरने के लिए, उस ताकत को तोड़ने के लिए ये सारे काम किए गए। और ऐसे ही समय में क्यों किए गए? एक और कारण, जिस समय देश पूरी तरह से कोरोना महामारी की भयानक चपेट में है। और इसका अंदाजा आप इसी तरह से लगा सकते हैं साथियों, अभी 3 दिन पहले स्वराज एक्सप्रेस पे जो एक डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में डॉक्टर के अग्रवाल हैं, बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि
कोरोना महामारी का, कोरोना बीमारी का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। और इस समय अगर देखा जाए तो दिल्ली की कम से कम 25 से 20 से 30% आबादी जो है उसकी चपेट में है। और 20 से 30% आबादी का मतलब यह है कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो तकरीबन 50 से 60 लाख लोग ऑलरेडी दिल्ली में कोरोना से प्रभावित हैं। और यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब सरकार टेस्ट नहीं कर रही है, टेस्ट से दूर भाग रही है, उस सब के बावजूद भी अब हर दिन 2000 से ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसको और एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब गुजरात हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, अहमदाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है उसके विषय में एक डॉक्टर ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी सीक्रेटली, और उसके बाद जो गवर्नमेंट को नोटिस दिया, और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक IAS ऑफिसर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है शायद, उन्होंने आके कहा कि अगर हम सारे टेस्ट कर लेंगे तो 70% लोग संक्रमित पाए जाएंगे कोरोना से। तो अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति इस समय कोरोना की है उस समय। और एक और चीज आप देखिए कि अभी एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है 4-5 दिन से कि दिल्ली के जो MCD के ऑफिस है, और दिल्ली की MCD पर कब्जा किसका है? बीजेपी का कब्जा है दिल्ली की MCD पर। और उस MCD में हिंदुराव हॉस्पिटल है, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल है। डॉक्टर्स को पिछले 3 महीने से लेकर 5 महीने तक की डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सुरक्षा कर्मियों को, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली है। वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। और हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मी जो हैं संक्रमित हो रहे हैं। तो आप उनके परिवार की सोचिए कि एक तो पैसा नहीं है, दूसरा परिवार के संक्रमित होने का खतरा है। उन हालात में जिस समय सबसे ज्यादा लड़ना चाहिए कोरोना महामारी से, उस समय अहीर रेजिमेंट को ट्रेंड कराया जा रहा है ट्विटर पे। 4 लाख से ज्यादा हो गए, यूं इसे 5 लाख करना है। हालांकि मैं मानता हूं कि बीजेपी IT सेल के जो तनखैया कीड़े हैं, ये 4 लाख 5 लाख कुछ भी करा लें, इनके उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये समाज को भ्रमित करने का काम जरूर करते हैं, उसमें जरूर ये थोड़ा बहुत सफल हो जाते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बीजेपी IT सेल का मकसद ही केवल यह है कि झूठ फैलाना, और इस झूठ को फैला के जो बहुजन की एकता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी जो एकता लगातार बनती चली जा रही है, मजबूत होती चली जा रही है, इसको खत्म करना, इसको तोड़ना, इसको बिखेरना, यही एकमात्र उनका उद्देश्य है। तो हमें इस चाल से काम संभल के रहना है, इस चाल में नहीं फंसना है। लेकिन बावजूद इसके भी कुछ लोग जो हैं उसमें फंस जाते हैं। उसमें यह भी आया कि कुछ साथी जो हैं उन्होंने कहा कि चमार रेजिमेंट बनानी चाहिए। देखिए, मिस्टर नीरज पटेल ने बताया, मैं भी आपको एक एडवोकेट के नाते आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस समय भारतीय सेना में जाति के नाम पर रेजिमेंट हैं, आने वाले समय में वो भी खत्म होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाने पर रोक लगा दी है, ऑलरेडी रोक लगा दी है। और इसके अलावा आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर जाति के नाम पर आप रेजिमेंट बनाने की बात कहो कि आप उसी बीजेपी RSS के एजेंडा, इसी ब्राह्मणवादी एजेंडे में फंस कर रह जाओगे। वो चाहते हैं कि जातियां जिंदा रहें, वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पर तुम बटे रहो, वो चाहते हैं कि तुम किसी हालत में इकट्ठे ना हो पाओ। और अगर इसमें वो कामयाब हुए तो तुम कुछ भी कर लेना, तुम किसी हालत में अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते, अपने समाज का भला नहीं कर सकते, अपने समाज की तरक्की का कोई भी रास्ता तुम्हें मिल नहीं पाएगा जब तक इन जातियों में हम बटे रहेंगे। इन जातियों को सीने से लगाए रहेंगे, इनको सर पे लगाए रखें। हमें इन जातियों को तोड़ना है साथियों। तो इसलिए मेरा भी जाट चमार या SC ST OBC, ये जितने भी समाज के लोग हैं, मेरा एक निवेदन है साथियों, जितना भी हो सके इस जाति व्यवस्था को कमजोर करो। और ब्राह्मणवादी समाज के लोग या ब्राह्मणवादी समाज के समर्थक लोग या ब्राह्मणवाद के समर्थक लोग किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि जाति व्यवस्था खत्म हो, किसी हालत में नहीं। वो चाहते हैं कि ये बनी रहे। लेकिन आपको मैं यहां एक छोटी सी बात बताना जरूरी समझता हूं साथियों। उन्होंने नीरज पटेल ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, पर मैं आपको थोड़ा सा खुल के इसको समझाना चाहता हूं साथियों। ब्राह्मणवाद ने इस देश में लोगों को 4 वर्णों में बांटा, और वो 4 वर्ण आप जानते हैं,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसी बिल्डिंग की तरह है कि जो जहां जिस जगह बैठा है वो वहीं बैठा है, ना ऊपर आ सकता ना नीचे जा सकता, कहीं ऊपर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए साथियों, ब्राह्मण समाज क्या है? एक वर्ण है। ब्राह्मणों के अंदर अपनी जातियां नहीं हैं। ब्राह्मण समाज के लोग चाहे देश के किसी भी कोने में हो, किसी राज्य में हो, कहीं भी हो, वो ब्राह्मण हैं। उनके गोत्र अलग हो सकते हैं, शर्मा हो सकते हैं, पांडे हो सकते हैं, मिश्रा हो सकते हैं, और त्रिवेदी हो सकते हैं, तिवारी हो सकते हैं, चतुर्वेदी हो सकते हैं, द्विवेदी हो सकते हैं, लेकिन साथियों वो एक वर्ग है, वो जातियां नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ लोग इस बात को काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। ऐतिहासिक सच्चाई यह है, इसको समझना जरूरी है कि ये एक वर्ण है, वर्ण, वर्ग नहीं, वर्ण, वही वर्णवादी व्यवस्था जो है तो एक वर्ण है। इसी तरह से क्षत्रिय समाज भी एक वर्ण है। उस क्षत्रिय समाज में आपको कहीं सोलंकी मिल जाएंगे, कहीं चौहान मिल जाएंगे, कहीं राणा मिल जाएंगे, कहीं आपको जो है सिसोदिया मिल जाएंगे, और कहीं आपको भदावर, मतलब अलग अलग ये गोत्र मिल जाएंगे। लेकिन पूरे देश में वो एक वर्ण है, जाति नहीं है साथियों। आप उन्हें राजपूत कह लें, आप उन्हें क्षत्रिय कह लें, जो ठीक समझें वो कह लें, लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक वर्ण है साथियों। वर्ण, इसको समझना जरूरी है, कई साथी समझते नहीं इस बात को, वो वर्ण है। दूसरा, अब आ जाइए आप वैश्य यानी बनिया समाज। अगर मोटे शब्दों में समझने के लिए समझे तो वैश्य समाज के जो लोग हैं, चाहे वो गुप्ता लिखें, चाहे अग्रवाल लिखें, चाहे बंसल लिखें, चाहे कंसल लिखें, जो भी लिखें, लेकिन ये गोत्र हैं, ये जातियां नहीं हैं, और वो जातियों में बटे हुए नहीं हैं। पूरे देश में वो एक वर्ण है, पूरे देश में वो एक वर्ण है साथियों, वर्ण। लेकिन अब इससे नीचे आप आ जाइए। अब एक मिनट समझे कि ये जो तीनों ऊपर के मैंने वर्ण बताए आपको, ये तीनों वर्ण हैं, ये तीनों वर्ण हैं। और गांधी जी ने भी इस बात को, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, वेदों का समर्थन किया था। इसलिए बाबा साहब के विचार उनसे कभी मिलते नहीं हैं। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने का मतलब यह है कि आप ऊंच नीच की भावना का समर्थन करते हैं। आप देश में लोगों के बीच में जो बिखराव है, जो आपसी नफरत है, घृणा है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये वर्ण है। तो ऊपर के तीनों क्या है? वर्ण। अब चौथा वर्ण क्या है? शूद्र। वो शूद्र समाज के जो लोग हैं, उनमें ही जातियां हैं, उनमें और कुछ नहीं है। शूद्र वर्ण में जातियों के अलावा कुछ नहीं है, और शूद्र वर्ण को जातियों में इसी ब्राह्मणवाद ने बांटा। जो काम कर रहा उसको वही जाति का नाम दे दिया गया। आगे चलते चलते वो सब रूढ़ हो गया, और आज सारा जो शूद्र समाज है वो जातियों में जी रहा है। और जब तक आप जातियों में जीते रहोगे, ये ब्राह्मणवाद जीतता रहेगा, आप पर हावी रहेगा, आप पर हुकूमत करता रहेगा, सारे जो संसाधन हैं उनको अपने हाथ में लेके मौज लेता रहेगा। इसी बात को हमें समझना है। तो जातियां किस में हैं? जातियां हैं शूद्र समाज में। और कितनी जातियां हैं साथियों? 6743 जातियों में यह शूद्र समाज बटा हुआ है। और शूद्र समाज आज की तारीख में क्या है? जितने भी एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, या जिनको आप आदिवासी कहते हैं, और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे के सारे शूद्र हैं। यह है सच्चाई। इसी सच्चाई को हमें समझना है। तो हमें भी एक, जब वर्ण व्यवस्था चल रही है, माने जा रही है, उसी पर सब कुछ हो रहा था, हमें एक वर्ण के नाम पर इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हम शूद्र वर्ण के नाम पर ही इकट्ठे हों और मिलकर अपने बीच की जो जातियों की दीवारें हैं, इनको खत्म करें। मैं मानता हूं कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है साथियों, हमें इनको खत्म करना ही पड़ेगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हम इन्हें मान लेते हैं कि हमें इन्हें खत्म करने में भी हमें बहुत समय लगता है, तो हाल फिलहाल कम समय एक काम तो हम कर सकते हैं साथियों, कि जो हमारे पूरे इस शूद्र समाज के लिए यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो समाज के हित की बात है, हम कम से कम उसी पे इकट्ठा हो जाएं। और भी कुछ नहीं है तो हम कम से कम समाज के सवाल पर, उसकी बेहतरी के सवाल पर, उसकी सुरक्षा के सवाल पर, उसकी तरक्की के सवाल पर इकट्ठे हो जाएं।
बेशक हम अपने अपने संगठन रखें, अपनी अपनी जातियों को अगर इतना प्यार है उससे रखें आप, लेकिन हम आपस में इकट्ठे हो जाएं, समाज के सवाल पर तो इकट्ठे हो जाएं, चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, चाहे गुजर हो, चाहे जो है आपके कश्यप हो, चाहे आपके जो कुशवाहा हो, चाहे मौर्य हो, चाहे धोबी हो, चाहे खटीक हो, चाहे नाई हो, चाहे जाटव हो, चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी क्यों ना हो, सारे के सारे हम सब एक कम से कम समाज के आधार पर इकट्ठे हो जाएं। रखे रहिए आप अपने अपने जो है आप रखे रहिए जातियों को, संगठनों को, पार्टियों को, लेकिन समाज के हित पर तो इकट्ठे हो जाइए। ये बात आप उनसे भी सीख सकते हैं, उन दुश्मनों से सीख सकते हैं, जो उस ब्राह्मणवाद से सीख सकते हैं जिसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने हनुमान को ही आदिवासी बना दिया कि आदिवासी भगवान है। आप नहीं समझते इस बात को, आप उनसे सीख नहीं सकते हैं क्या? उन्होंने अपने सारे मतभेद भुला के और सबको इकट्ठा कर लिया। और आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एससी के, ओबीसी के लोगों पर लगातार अत्याचार, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग और क्षत्रिय समाज के लोग जिस तरह से लगातार अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चाहे वो जौनपुर का मामला हो, चाहे रायबरेली का मामला हो, चाहे प्रतापगढ़ का मामला हो, कहीं का मामला हो, आप एक नहीं कितने ही उदाहरण हैं आप लगातार देख रहे हैं साथी। उनको देखिए आप। हम सबको क्या इकट्ठे होके अपने बीच की दूरी मिटा के इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर हम जातियों से चुपके रहेंगे, जातिगत नेताओं से चुपके रहेंगे, तो आप मान लीजिए साथियों, हमारा भला कभी भी नहीं हो सकता और हमारे विरोधी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हमेशा हमारे सर पर सवार रहेंगे, हमेशा हम पर हुकूमत करते रहेंगे। हमें समझना है, उन्हें नहीं समझना साथियों। और हालात आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब पूरी सरकार, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो या कोई भी हो, वो उनके साथ में है, आपके नेता चुप हैं, बिक गए हैं आपके नेता, नपुंसक हैं आपके नेता, और इसके साथ साथ में जो कोर्ट है वो उनके साथ है, सारी जो सरकारी संस्थाएं उनके साथ में है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, आपका इकट्ठा होना ही, आपकी ये इकट्ठी ताकत ही आपको बचा सकती है, तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है, आपको आपका हक दिला सकती है, अन्यथा आपको आपका हक मिलने वाला नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए साथियों, तो समझना इस बात को है साथियों। इसी के लिए मैं बार बार लगातार मैं ये बात कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे जितने भी साथी हैं, चाहे नीरज पटेल हो या कोई और भी साथी हो, मैं उन सबके साथ में हूं और पुरजोर उनके इस मूवमेंट को मेरा समर्थन है साथियों, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का समर्थन है। यह बात हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो हमको बार बार बहकाया जाता है कि हमको उकसाया जाता है, उकसावे में नहीं आना। संवैधानिक जो स्थिति है उसको समझो आप साथियों, और जो कानूनी स्थिति है उसको समझो। जाति के नाम पर कोई रेजिमेंट नहीं बन सकती, तो ये सब कुछ जाल में फंसाने की चाल है। आप जाल में फंस जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जाल में नहीं फंसना। और दूसरी बात साथियों, अब एक बात जो अभी रिजर्वेशन की चल रही है, देखिए मैंने एक बात आपको बहुत पहले भी कही थी, रिजर्वेशन के विषय में बहुत डिटेल में मैंने बताया था, आज फिर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं साथियों। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, मेरे पास किसी अखबार की कटिंग मेरे किसी साथी ने मेरे फेसबुक अकाउंट पर भेजी है। मैंने उसमें देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि एक बार इसको कहने से पहले, डिसाइड करने से पहले सुप्रीम जो संविधान है उस संविधान को एक बार देख लेते, पढ़ लेते, तो शायद पता लग जाता। संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार, उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और संविधान के अनुच्छेद 16(4) में बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सरकार इस भाग के में किसी बात के होते हुए भी सरकार जो बैकवर्ड समाज है, उस बैकवर्ड समाज के लिए सर्विसों में, चाहे वो उसमें अपॉइंटमेंट में हो, चाहे पोस्ट में हो, रिजर्वेशन कर सकती है अगर सरकार की नजर में इन समाजों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो कर सकती है, रिजर्वेशन कर सकती है साथियों। और ये अनुच्छेद 16(4) क्या है? अनुच्छेद 16(4)
मौलिक अधिकार के तहत है, फंडामेंटल राइट के तहत है, मूल अधिकार के तहत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पर भी ब्राह्मणवादी मानसिकता हावी हो और उसके फैसले भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के अनुसार ही आते हों, तब साथियों आप क्या करेंगे साथियों? तब तो यही फैसले आएंगे, इसी तरह के फैसले आएंगे साथियों। तो इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। मैं लगातार कहता रहा हूं, बहुत पहले से कहता रहा हूं साथियों, मैं जड़ जानता हूं इस देश की न्यायिक व्यवस्था की, इस देश की आज की तारीख में तो न किसी सरकार, न किसी नेता और न ही किसी विभाग और ये जो आपकी जो अदालत है, इनका न्यायिक चरित्र नहीं रहा साथियों। अगर न्यायिक चरित्र होता तो न्याय मिलता, न्याय किया जाता, लेकिन कहीं कोई न्याय नहीं है साथियों। फैसले आ रहे हैं और वो फैसले भी जो शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी समाज के लोग हैं, लगातार वो फैसले उनके विरोध में आ रहे हैं। आपको ध्यान है ना साथियों कि इकोनॉमिक आधार पर यानी आर्थिक आधार पर इस सरकार ने 10% आरक्षण किया, जो 3 दिन में ही जो संसद से बिल पास होकर साइन होकर सब कुछ हो गया। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण इस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। जब पीआईएल डाली गई कि भाई ये गलत है, असंवैधानिक है, इस पर कम से कम स्टे कर दिया जाए, इसको सुना जाए, स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने और लेके डाल दिया और उस पर कोई उसके एडवर्स कोई एक भी टिप्पणी नहीं की और वो लगातार अभी तक ऐसे ही चल रहा है। उसको नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो उनका था, क्योंकि वो उन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों का था, उन्हीं मनीवादियों के लिए था, 10% वही सवर्ण समाज के लिए था। तो उस पर कोई एडवर्स जो है उन्होंने टिप्पणी नहीं की, उसको नहीं रोका। यह है मानसिकता, यह है सवर्ण मानसिकता जो देश की सुप्रीम कोर्ट पर हावी है। यह है मनुवादी मानसिकता जो देश की सुप्रीम कोर्ट पर हावी है। इसलिए न्यायिक चरित्र जो है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। जाति के नाम पर, जाति के आधार पर फैसले होते हैं, धर्म के आधार पर वहां फैसले होते हैं। तो मैंने बहुत पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी हालत में इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी किसी की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता का एक घर बन चुकी है, उसी के तहत फैसले आते हैं। आपको ध्यान है ना साथियों, प्रवासी मजदूरों की इतनी बुरी हालत कौन है? अपने ही देश में लोग प्रवासी कहलाए, अपने ही देश के जो मजदूर हैं प्रवासी कहलाए। सड़क पे पुलिस ने मारा, भूखे मरे वो, प्यासे मरे वो, रेल के नीचे कटके मरे वो, बसों के नीचे आके मरे वो, ट्रक के नीचे दब के मरे वो, हर तरह से मरे वो, भूख और प्यास से मर गए वो लोग। लेकिन उनके लिए भी सुनने को सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था। और जब कई हाई कोर्टों ने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसले दिए और सरकारों को लताड़ा, तब अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी तब जब कई वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने एक जबरदस्त कड़ी चिट्ठी लिखी, तब जाके जो है सुमोटो लेके और उन सारी जो चिट्ठियां हैं उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। और पता है फैसला क्या दिया साथियों? फैसला दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर इनको प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जाए। अब क्या पहुंचाओगे? वो तो पहुंच गए, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो उन्हें क्या पहुंचाना? तो ये सुप्रीम कोर्ट है आज की। और इस सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद करते हो कि जो न्याय की बात करेगी, गरीबों के, शोषितों, पीड़ितों के हक में बात करेगी, फैसला करेगी? किसी कीमत पर नहीं करेगी साथियों। इस चीज को समझना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा आपको, जब सरकारें खत्म हो चुकी हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए, जब नेता आपके खत्म हो चुके हैं, जिस पार्टी में उस पार्टी के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, पूरी तरह से नपुंसक हो चुके हैं, आपकी आवाज नहीं उठाते, इतने भयानक संकट में कोई नेता किसी पार्टी का दिखाई नहीं दिया। केवल अपनी जाति की या जो मतलब एससी, एसटी की, ओबीसी की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी जो संप्रदाय का जो व्यक्ति है वो इस कोरोना काल में कहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तो जब नेता पूरी तरह से खत्म हो चुके, सारी जो है सरकारी संस्थाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी, कोई संस्था सुनने को तैयार नहीं है, कोई न्याय के हित में बात करने को तैयार नहीं है, किसी का न्यायिक चरित्र बचा ही नहीं है, सब अन्याय करने पर तुले हुए हैं। और जब अदालत भी इसी श्रृंखला में शामिल हो गई हैं, तब आपके पास चारा क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं तो जानता हूं कि रास्ता क्या है, चारा क्या है। तब आपके पास केवल एक ही रास्ता, जब चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, जब चारों तरफ से गंदगी ही गंदगी है, गंदी गंद फैली है,
जब चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो क्या रास्ता है साथियों? एक ही रास्ता है, वो है जन आंदोलन। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिजर्वेशन की मांग मत करो साथियों। इस सत्ता को अपने हाथ में लो, सत्ता को अपने हाथ में रखो। इस बीजेपी सत्ता को, या वो लोग जो शोषितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और माइनॉरिटी के खिलाफ सरकार में रहकर काम करते हैं, जिनका चरित्र ऐसा बन चुका है, उन सारी राजनीतिक पार्टियों को, उन सारी सत्ताओं को उखाड़ के फेंको। सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करो साथियों। जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल चीख और चिल्ला सकते हो, और इससे कुछ होता नहीं है। बोल तो मैं भी लगातार रहा हूं, लेकिन साथियों, हमें इन सत्ता को हाथ में लेना है। और हमें यह ध्यान रखना साथियों, रिजर्वेशन की बात बंद करो। हम रिजर्वेशन नहीं, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। यह देश हमारा है, जितना औरों का है उतना ही हमारा है। तो इस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, उन सबको प्रतिनिधित्व इस देश में मिलना चाहिए। अगर नहीं मानते जाति के आधार पर है, तो ठीक, जाति और वर्ण के आधार पर ही सही, इस देश में प्रतिनिधित्व चाहिए, आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व चाहिए। और मैं दोहराना चाहूंगा बार बार इस बात को, जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस बात पर हमें लगातार इकट्ठे होकर, मजबूत होकर काम करना है। अब हमें प्रतिनिधित्व लेना है, और इसमें अगर जो है हमारे आड़े में जो सामने है सबके, सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारे रास्ते में आ रही है, हमारे रास्ते की बाधा बन रही है, हमारे आड़े आ रही है, तो कोई बात नहीं साथियों। जैसे एक सरकार है, जैसे पार्टियां हैं, जैसे सारे सामने जो सरकारी संगठन है, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सही, उसके खिलाफ भी जबरदस्त विद्रोह होना चाहिए। यह सड़क पर लड़ाई, जन आंदोलन बनाने का हम सबको प्रयास करना पड़ेगा साथियों। अब कोरोना टाइम चल रहा, मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति है कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हम अपने फेसबुक के माध्यम से, हम व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, अपने जितने भी हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन के टूल्स हैं, इन सब के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ के हम ताकत तो बना सकते हैं, ताकि जैसे ये कोरोना का संकट खत्म हो, हम लोग सारे मिलकर सड़क पर आए और इस लड़ाई को लड़ें। अब एक चीज कह के अपनी बात मैं खत्म करूंगा, जो बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो, रिजर्वेशन रहा ही कहां है? रिजर्वेशन किस में मिलेगा? सरकारी संस्थाओं में, जो सरकारी जो विभाग हैं उनमें, सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना साथियों। जब इस सरकार ने सब कुछ निजी हाथों में दे दिया, कुछ नहीं बचा इस सरकार के पास में, इस सरकार ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ निजी हाथों में दे दिया, और निजी हाथों में 99.9% रिजर्वेशन खत्म है ही नहीं। कोई अगर बहुत काबिल व्यक्ति उसको रख लिया तो अलग बात है, अन्यथा रिजर्वेशन उसमें है ही नहीं, और देगा भी नहीं कोई भी। क्यों देगा? क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं सवर्णों के हाथ में है, ब्राह्मणवादी मानसिकता से पीड़ित लोग जो हैं उन्हीं के हाथ में है। तो आपको रिजर्वेशन क्यों देंगे? वो तो आपको अपने पैर के नीचे दबा के रखना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो आप उनसे किस बात की आप उम्मीद रखते हैं? आप तो आपको मिलेगा नहीं। तो और वो उसी स्थिति में भी नहीं मानेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और रामविलास पासवान कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, उस समय एक बिल ड्राफ्ट करके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और कई और जजेस ने मिलकर और वकीलों ने मिलकर एक बिल ड्राफ्ट करके दिया था पासवान जी को। उन लोगों से कहा था कि आप इस बिल को लाइए ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो सके। और बिल में एक बहुत बढ़िया बात थी कि अगर कोई भी प्राइवेट संस्था किसी भी जगह से कोई लोन लेती है, कोई कर्जा लेती है और अपना जो फैक्ट्री है या कोई भी काम शुरू करती है, और उसमें संस्था में एक रुपया भी अगर पब्लिक का पैसा इन्वेस्टमेंट है, लगा है, एक रुपया भी, तो उसकी ये बाध्यता होगी कि उसमें रिजर्वेशन लागू हो, नहीं तो अपने दम पे करे। ये बिल था, ये बिल ना उसमें आ सका, ना पास हुआ, और सब वहीं की वहीं खत्म हो गया। तो आप इसकी बात जो है ना करें। दूसरा, एक जो अभी मैंने कल सुना भी है, मेरे एक साथी बता रहे थे कि पासवान जी ने कहा कि भाई इनको जो है, जो आरक्षण से संबंधित कानून है, इन कानूनों को नवी सूची में डाल दिया जाए, लेकिन मेरी सरकार में कोई सुन नहीं रहा, ऐसा मुझे किसी ने बताया। भैया अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा तो क्यों बैठे सरकार में? क्या लालच है आपको? क्या आपकी मजबूरी है? किस बात के लिए आप सरकार में टिके हुए हो?
आप तो बड़े जो हैं समाज के हितैषी बोलते हैं। ध्यान है आपको 91 में आपका एक कैलेंडर निकला था जिसमें लिखा था नीचे धरती ऊपर आसमान, पासवान ही पासवान। और उसी में जब आपकी 14 अप्रैल की रैली बोट क्लब पर हुई 91 में, तब एक कैलेंडर आपने निकाला, एक बच्चा था और उसमें एक मोमबत्ती ले रखी थी हाथ में और उस पर लिखा हुआ था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। भूल गए उस घर को, उस दिए को, उस अंधेरे को? क्यों चिपटे हुए हो? अगर सरकार तुम्हारी बात नहीं सुनती, सरकार तुम्हारी बात नहीं मानती, तो इस्तीफा देकर आओ ना सड़क पे, लड़ो सबके साथ में, जोड़ो समाज को, कंधे से कंधा मिला के चलो। पर नहीं है, नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपको सत्ता का लालच है। सत्ता की जो मलाई है, जो चटनी है, वो आपको चाटनी है। उस मोह से आप बाहर नहीं निकल सकते, उससे उस मोह को भंग नहीं कर सकते। आपको चाहिए, वो स्वार्थ है आपका। तो ये कहना बंद करो, ये जो मगरमच्छ के आंसू, ये बहाना बंद करो। हम जानते हैं कि ये सब बिल्कुल घड़ियाली आंसू हैं, कोई होने वाला नहीं, कुछ हमें मिलने वाला नहीं। तो इस चीज को आप साथियों समझो कि कोई कोर्ट नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं, केवल हम ही को अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़नी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये रिजर्वेशन की बात, रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन, और अपने बीच के मतभेद भुला के, हम कुर्मी हैं, हम जाटव हैं, हम चमार हैं, हम यादव हैं, हम गुजर हैं, हम नाई हैं, हम खटीक हैं, हम धोबी हैं, हम चौपासी हैं, हम कुशवाहा हैं, हम कश्यप हैं, मौर्य हैं। हटाओ इन सारी चीजों को, इन सबको अलग करके सबको इकट्ठा करो और समाज के हित में हम सब इकट्ठे होकर, जो समाज के हित की बात है उसके लिए इकट्ठे होकर लड़ें साथियों, तभी बच पाएंगे। नहीं तो कोई बचेगा नहीं और अपने समाज को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद देखना चाहोगे साथियों इसको? नहीं ना। अगर नहीं देखना है तो मेरी बात को समझो, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, चर्चा करो और इस बात को गांठ बांध लो। हमारे अपने कोई भी बात, विचार मत भिन्न हो सकते हैं, रहने दो उन्हें, समाज के लिए इकट्ठे हो जाएं। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ समाज की बात करते हैं, समाज के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, समाज के लिए इकट्ठे होकर लड़ते हैं साथियों, तभी बात बनेगी। इकट्ठे ही जिस दिन हम एक वर्ण बन गए, शूद्र बन गए, सारे के सारे जातियों में ना होके हम केवल शूद्र वर्ण बन गए, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जड़ से उखड़ के फेंक जाएगी साथियों। इनका पता नहीं लगेगा कहां गए। ये है स्थिति। इस चीज को समझना जरूरी है। हम लोगों को, कोई करे ना करे, हम सबको मिलकर काम करना है साथियों। जो नहीं कर रहा उसको रिक्वेस्ट करो, आ जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए कोई शिकायत मत करो। जो साथी आ सकते हैं उनको साथ लो, जो साथी साथ चल सकते हैं उनका सम्मान करो, आ जाओ साथ मिलकर इसको करना है। तो ये सब, और हमें ये रोना धोना बंद कर देना चाहिए साथियों। मैंने जो आपको बताया कि जब सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया, यही बात मैं आपको दोहराना चाहता हूं। तो अगर हमें सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए, सड़क पे आके निजीकरण को पूरी तरह से तत्काल बंद कराना चाहिए। ये ठेका पिता, ये कॉन्ट्रैक्ट पर जो लेबर रखी जाती है, सब कुछ इसको बंद कराना चाहिए। श्रम कानूनों को पूरा लागू करना चाहिए और श्रम कानूनों को, और जो भी उसमें कमी हो गई है या उनको गड़बड़ किया गया, उनको ठीक करके श्रमिकों की मजबूती के लिए, उनके पूरे मान सम्मान के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमें वो काम करना पड़ेगा। तो साथियों, निजीकरण का हमें बहुत जबरदस्त विरोध करना है। जब सब कुछ चला जाएगा, जब सब कुछ बेच ही दिया जाएगा, क्या कर लोगे आप साथियों? कहां से रिजर्वेशन मिलेगा आपको साथियों? तो ये सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा, सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी ये गंदगी साफ होगी साथियों। अब एक छोटी सी बात जो मेरे बिहार के साथी, वैसे पूरे देश के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात, 2 मिनट में खत्म करूंगा साथियों। देखिए, आने वाले अक्टूबर नवंबर में जिस तरह की गतिविधियां चलनी है, बीजेपी ने जो शुरू कर दिया, तो ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर में ही बिहार के चुनाव होंगे। ये सारी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और अगर नहीं होते हैं तो एक अलग बात है, पर अगर अक्टूबर नवंबर बिहार के चुनाव होते हैं, फिर अगले साल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और असम में चुनाव हैं साथियों, और उसमें भी तमिलनाडु में भी चुनाव हैं साथियों। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ईवीएम का विरोध करना है साथियों। इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, आप ऊपर जो एक पेज लीजिए, हमें 2 तरह से काम करने हैं। मैंने कहा था आपको
कि हम बिहार में चुनाव नहीं होने देंगे ईवीएम से। अगर ईवीएम से होगा और हमें एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा, उठाएंगे, हम ईवीएम को तोड़वाएंगे साथियों। और अब के चाहे जो हो जाए, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें गोली मार दी जाए, चाहे हम फांसी पर चढ़ा दिया जाए, बिहार में हम ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, हम तोड़वा देंगे ईवीएम को। मेरी इलेक्शन कमीशन को चेतावनी, इस बात को समझे, सरकार को भी इस बात की चेतावनी, इस बात को समझे, गंभीरता से ले, इसे मजाक ना समझे। मैं जानता हूं हो सकता है आप मुझे भी यूएपीए में फंसा दो, यूएपीए कानून के अंतर्गत मुझे भी फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होना ही है, जेल तो जाना ही है, मरना तो है ही है, उस बात से क्या डरना है। लेकिन साथियों, हमें जो करना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस स्थिति से पहले हम सारे लोग एक काम करें, हम एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएं साथियों। उसमें ऊपर लिखें ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ये हेडिंग हर पेज पे लिखें। और नीचे जो भी साथी हैं वो अपनी इस पार्टी या अपने संगठन का वो नाम लिखें, या अपना व्यक्तिगत ही है तो वो नाम लिखें, बिल्कुल सबसे नीचे लाइन में एक ही उसमें उसका नाम लिखें साथियों, अपने संगठन का, पार्टी का, या जिस तरह से भी अपना व्यक्तिगत नाम वो लिखें। और ऊपर हेडिंग हो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। और इसके बाद में ये सिग्नेचर कैंपेन चलाएं कि लोगों से, जो भी लोग हो उनका नाम लिखो और उनकी विधानसभा का नाम लिखो और उनके सिग्नेचर, नाम, विधानसभा का नाम और सिग्नेचर, नाम, विधानसभा का नाम, उनके सिग्नेचर। ये सारी की सारी कैंपेन साथियों, जितना भी हो सकता है मैक्सिमम इस कैंपेन को हमें चलाना है। मेरे बिहार के जो साथी सुन रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं साथियों, इस वीडियो को लगातार शेयर करो, बिहार में जितने भी साथी हैं उन तक। उत्तर प्रदेश के साथियों से भी मेरा पूरा निवेदन है, मेरा पंजाब के साथियों से निवेदन है, मेरा पश्चिम बंगाल के साथियों से निवेदन है, मध्य प्रदेश के साथियों से निवेदन है, कर्नाटक के मेरे साथी जो उनसे निवेदन है, राजस्थान के जो मेरे साथी हैं उन सबसे निवेदन है साथियों। और इसके अलावा जहां भी प्रदेश में भिन्न भिन्न जगह, दिल्ली के जो साथी हैं उनसे निवेदन है साथियों, ये लिख के ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, और ज्यादा एक शब्द लगना चाहो देश बचाओ, बस ये लिख के नीचे अपने संगठन, पार्टी का नाम लिखो और सिग्नेचर कराओ साथियों। नाम, विधानसभा का नाम और सिग्नेचर, नाम, विधानसभा का नाम, सिग्नेचर। जितने भी मैक्सिमम सिग्नेचर हम कराने में कामयाब हो जाएं साथियों, जितने भी पूरे देश से हम वो लेके इस चुनाव से, बिहार चुनाव से पहले हम वो सारी की सारी चीज इकट्ठी करके, मैं जानता हूं चाहे कुछ भी नहीं होगा, फिर भी राष्ट्रपति को और इलेक्शन कमीशन को और सरकार को हम वो देना चाहते हैं। और अब उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो हम ईवीएम तोड़ने का हमने कह ही दिया कि चाहे जो भी हो ईवीएम तोड़नी पड़े, हम ईवीएम तोड़ेंगे साथियों। तो उस बात के लिए ये बात कि हमने पहले ही कहा था कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, लोगों की बात सुनो, लोग नहीं चाहते ईवीएम से चुनाव, नहीं चाहते साथियों। इसलिए जौनपुर की जो बात कर रहे हैं साथियों, मैंने जौनपुर के ऊपर, जौनपुर में दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, मैंने उसके ऊपर बोला है, उनके घर जो फूंक दिए गए हैं। आप मेरा DS4 जो YouTube चैनल है उस पर जाके देखिए, मैंने बहुत डिटेल में बोला है साथियों। और वो उन्होंने DS4 जो YouTube चैनल है, उन्होंने उस पर डाल भी दिया है, आप देखिए, मैंने पूरी डिटेल में उस पर बात कही है। मैं अब यहां कहना उसे ठीक नहीं समझता, वो उस पर सब बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। और ये मैं कह चुका हूं, दलितों पर, ओबीसी पर, माइनॉरिटीज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मिलके ही हम इसको इकट्ठा कर सकेंगे। तो जो मैंने बात कही ईवीएम के विषय में, इसे समझो साथियों, सिग्नेचर कैंपेन चलाओ और इसके बाद इसको हटाने के लिए जो भी हो सकेगा हम वो करेंगे साथियों। बाकी बात बाद में करूंगा, आपसे जो है लगातार संपर्क में रहूंगा। कुछ और बातें हैं, कुछ रणनीति बनाई है, वो भी आपसे शेयर करूंगा साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी है, मुझे उम्मीद है आपने शेयर करी है, आप लगातार साथ हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरी मजबूती आपकी वजह से है साथियों। मैं आपका हृदय से आभारी हूं साथियों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून साथियों।